हेलो प्लस वन बच्चों। मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर में ग्रेविटेशन फिनिश किया है। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सॉलिड्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, विल डिस्कस व्हाट इज द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बच्चों क्या है कि आपके पास कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है सॉलिड की कि जब आप किसी बॉडी को क्या करते हो, डिफॉर्म करते हो एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ, और व्हेन दीज एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिमूव्ड इट इज रीगेनिंग इट्स original configuration itself. That property is called elasticity, or we can say it is the property of a body by virtue of it regains its original configuration by the removal of external forces. जिन external forces के साथ बॉडी डिफॉर्म करती है उनको हम डिफॉर्मिंग फोर्सेस कहते हैं, और जिन फोर्सेस के साथ इट इज रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्सेस. When the body regains its original shape and size completely after the removal of deforming forces, the body is said to be perfectly elastic body. On the other hand, if the body does not recover its original shape and size, in that case the body is said to be perfectly plastic. Clear? This is the difference between perfectly plastic and perfectly elastic body. What is the atomic view of elasticity? Atomic view क्या है elasticity का? अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड है, सॉलिड के बीच में जो एटम्स हैं, उन एटम्स के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? U is equal to A upon x raised power 12 minus B upon x raised power 6. This is the potential energy between the atoms of the substance at any distance x. Here A and B are constant, and force between these atoms F is equal to क्या है? That is minus du by dx, और this is equal to क्या होता है? 12a upon x raised power 13 minus 6b upon x raised power 7. Clear? Now अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस x जो है इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है, इस इंटरएटॉमिक डिस्टेंस ये आपके पास पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ क्या है? दिस इज द रिपल्सिव फोर्सेस. नेगेटिव y एक्सिस की तरफ क्या है आपके पास? अट्रैक्टिव फोर्सेस. तो अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करें इंटरएटॉमिक फोर्स और इंटरएटॉमिक डिस्टेंस के बीच में, वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ ग्राफ. तो ये आपके पास ऐसा डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस, लेट अस कॉल इट एज x नॉट. ये डिस्टेंस जो है जहां पे कोई भी फोर्स जो होती है जीरो होती है, मीन सब्सटेंस क्या है? इट इज इन इक्विलिब्रियम. तो इट मीन दैट आपके पास इस डिस्टेंस के ऊपर f जीरो है, तो मीन्स ये अगर इसमें x की वैल्यू x नॉट सब्स्टिट्यूट करेंगे, f क्या होगा? जीरो आ जाएगा, और वो x नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2a अपॉन b रेज पावर 1/6 आ जाएगी. तो होता क्या है, जब किसी सब्सटेंस को डिफॉर्म करते हो, मीन्स किसी सॉलिड को डिफॉर्म करते हो, तो मीन्स अगर आप उसको कंप्रेस करते हो मीन्स उसका जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा. मीन्स x जो है दैट बिकम्स लेस देन x नॉट. जैसे ही x लेस देन x नॉट हो जाएगा, इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दैट ग्राफ कि उस केस में एटम्स के बीच में कौन सी फोर्स डेवलप हो जाएगी? रिपल्सिव फोर्स विल डेवलप. यहाँ पे जब व्हेन x बिकम्स लेस देन x नॉट मीन्स x बिकम्स लेस देन 2a upon b रेज पावर 1/6, उस समय कौन सी फोर्स डेवलप हो जाएगी? रिपल्सिव फोर्स डेवलप हो जाएगी, और उस रिपल्सिव फोर्स के साथ क्या होगा? दैट एटम्स ऑफ दैट सब्सटेंस विल रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. क्लियर? और जब किसी सब्सटेंस को और इस इलास्टिक बॉडी को आप स्ट्रेच करते हो, स्ट्रेच करने पे x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन x नॉट हो जाएगा. मींस x बिकम्स ग्रेटर देन 2a अपॉन b रेज पावर 1/6 हो जाएगा,
और उस समय एटम्स के बीच में कौन सी फोर्स डेवलप हो जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगी। और जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्सेस को रिमूव करोगे और जो एक्सटर्नल फोर्सेस जिनके साथ आपने उस सब्सटेंस को डिफॉर्म किया है, तो उन एटम्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हुई है, उन अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस atomic view of elasticity, when a substance is deformed, उस समय क्या होता है कि आपके पास ये रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती है। इट इज रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ दिस अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। देखिए हमारे पास यहाँ पे टर्म है इलास्टिक लिमिट। अगर आपके पास किसी सब्सटेंस को आप डिफॉर्म मींस उसको स्ट्रेच या कंप्रेस तब तक कर सकते हो, तब तक ही वो अपनी प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी शो करती है। वो जो एक लिमिट होती है जहां तक इट इज शोइंग इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, दैट लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। बियॉन्ड दैट इलास्टिक लिमिट, अगर उस सब्सटेंस को आप डिफॉर्म करते हो तो उस समय इट विल नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। So within that elastic limit, it is showing the property of elasticity, और within that elastic limit जितनी आप deforming forces अप्लाई करते हो उतनी आपके पास क्या होता है, restoring forces develop हो जाती हैं। क्लियर? एक टर्म है elastic after effect। What is this elastic effect after effect? कुछ elastic body क्या है, they are showing some delay in time just to regaining its original configuration, that is called elastic after effect। जैसे कोई आपके पास इलास्टिक बॉडी है, आपने उसको डिफॉर्म कर दिया, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्सेस रिमूव की, इट इज नॉट रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली, इट इज टेकिंग सम टाइम just to regain its original configuration, that property is called elastic after effect। There is a one term that is elastic fatigue। What is this elastic fatigue? कुछ इलास्टिक ऐसी बॉडी हैं कि जिनको बार बार यूज करने पे क्या होता है कि दे आर लूजिंग इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक फैटिग। कहते हैं कि जब आपके पास कोई ब्रिज है, उस ब्रिज जब ब्रिज पुरानी हो जाती है तो उसके कोलैप्स करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पुरानी होने पे, ओल्ड होने पे उसकी जो इलास्टिक फटीग वाली प्रॉपर्टी है वो डेवलप हो जाती है। मींस वो अपनी लॉन्ग यूज के बाद इट इज लूजिंग इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे ही वहां से कोई पास करता है वो ब्रिज जो है कंप्रेस करती है, जब वो अपनी इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी लूज कर जाएगी इट विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद वो कंप्रेस ही करती आएगी, देन स्टेज कैन कम जहां पे वो ब्रिज टूट भी सकती है। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ टर्म है, पहली एक टर्म है स्ट्रेस और दूसरी टर्म है स्ट्रेन। व्हाट इज द स्ट्रेस? जो रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होती है किसी भी इलास्टिक बॉडी में परजुनेट एरिया, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। मीन्स स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्सेस और डिफॉर्मिंग फोर्सेस डेवलप परजुनेट एरिया, फोर्स डेवलप परजुनेट एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। उसे हमने स्ट्रेस कॉल किया है। तो अगर देखें तो आपके पास फोर्स परजुनेट एरिया है तो इसके यूनिट्स जो होंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे और डायमेंशंस क्या होंगे, इट इज जस्ट लाइक ए टर्म ऑफ प्रेशर। प्रेशर वाली टर्म है, प्रेशर भी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। क्लियर? सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हमने broadly we have divided the stress in two types, one is the normal stress and second is the tangential stress। अगर restoring forces किसकी तरफ, restoring forces या deforming forces along the normal of the body develop कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, तो उस समय जो स्ट्रेस होती है उसे हमने क्या कॉल किया है, that is called normal stress। This normal stress is further divided in three parts। First one is tensile stress, second is the compressive stress and third one is the hydraulic stress। टेंसाइल स्ट्रेस में क्या है कि नॉर्मल स्ट्रेस के साथ उस बॉडी की अगर कोई वायर है तो उसकी लेंथ इंक्रीज करेगी, मींस लेंथ के अक्रॉस ये रिस्टोरिंग फोर्सेस और डिफॉर्मिंग फोर्सेस क्या होंगी, डेवलप होंगी। तो उस समय जो उस स्ट्रेस को है हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। अगर वो स्ट्रेस अगर उस वायर की लेंथ को डिक्रीज कर रही है देन इट इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर वो स्ट्रेस
अगर उस बॉडी की आपके पास उसका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस. What is the shearing stress or tensile stress when restoring forces are developed along the surface of the body? Means अगर आपके पास ये कोई बॉडी है और इस बॉडी के ये आपके पास इसका सरफेस है, इस सरफेस के अलोंग ही ये आपके पास एक फोर्स क्या हो रही है, डेवलप हो रही है. ये फोर्स हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अलोंग दी सरफेस, अलोंग दी टेंजेंट ऑफ द सरफेस. तो उस समय इस तरह की जो स्ट्रेस होगी उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड टेंशन स्ट्रेस और शीयरिंग स्ट्रेस. टेंशन स्ट्रेस और शीयरिंग स्ट्रेस से क्या होता है, शेप ऑफ द बॉडी की जो शेप होती है वो क्या कर जाती है, चेंज कर जाती है. क्लियर. नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या है कि जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो, बॉडी की शेप चेंज हो जाती है, बॉडी की शेप चेंज हो सकती है, बॉडी की डायमेंशन चेंज हो सकती है, लेंथ इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है, वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है. अगर सपोज कर लीजिए क्या है, देन व्हाट इज द स्ट्रेन, इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. स्ट्रेन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. क्लियर. तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो सकता है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन शेप. तो कोरस्पॉन्डिंगली लेंथ, वॉल्यूम और शेप चेंज होने से जो भी आपके पास स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी उसके कोरस्पॉन्डिंगली वो उस स्ट्रेन का नाम हम दे देंगे. तो फर्दर स्ट्रेन इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सेकंड इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन and third one is the shearing strain or tensile strain. So what is the longitudinal strain? It is the ratio of change in length to the original length. तो shearing strain में आपके पास क्या आ जाएगा, it is related with change in length. change in length से ये आपके पास related है, that is equal to delta small l delta L upon capital L. Delta L is the change in length, L is the original length of that y. Then we have in volumetric strain. Volumetric strain में क्या होगा, it is the ratio of change in volume to the original volume. This volumetric strain is change in volume divided by original volume. ये आपके पास क्या है, volumetric strain है. What is the shearing strain? shearing strain क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया ये आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी का क्या है, फिक्स्ड फेस है. ये क्या है, इसका ये फेस जो है इसका फिक्स्ड है और ये वाला फेस जो है इसका मूवेबल है. दिस इज मूवेबल. यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, इसका ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर गया, ए पॉइंट ए प्राइम पे शिफ्ट कर गया, ये बी पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे बी प्राइम के ऊपर शिफ्ट कर गया. इस तरह से आपके पास इसकी क्या होगी कि आपके पास यहाँ पे इस एंगल इसके साथ ये बॉडी क्या है, इसका अपर पोर्शन क्या कर गया, मूव कर गया और ये बॉडी क्या होगी, थीटा एंगल के साथ क्या कर दी, शेयर कर दी. तो हियर दिस थीटा इज नोन एज, इसको हमने क्या कॉल किया है, शेयरिंग स्ट्रेन कॉल किया है. जितने आपके पास लेंथ के साथ ये डिस्प्लेस की है, दिस इज कॉल्ड लिटरल. ये आपके पास दिस इज द लेंथ बाय विच द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इसे स्मॉल एल कह लें. और दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड फेज एंड मूवेबल फेज. तो दिस शेयरिंग, तो थीटा को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल लिख सकते हैं. दिस स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इज द शेयरिंग स्ट्रेन. क्लियर. नाउ देयर इज ए वन लॉ. व्हाट इज दैट लॉ, दैट इज द हुक्स लॉ. हुक्स लॉ क्या कहता है, कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. दैट कांस्टेंट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो एज वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तो कोरस्पोंडिंगली जो आपके पास मॉडुलस ऑफ
इलास्टिसिटी भी है, दैट इज आल्सो हैविंग ऑफ 3 टाइप्स. व्हाट इज दिस? हुक्स लॉ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको कैपिटल ई के साथ लिख दें, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. Clear? As we are having 3 types of strain, so correspondingly modulus of elasticity भी आपके पास क्या है? Modulus of elasticity की भी क्या है? 3 types हैं. पहली क्या है? Young's modulus of elasticity है. Second क्या है? Bulk modulus of elasticity है. Third क्या है? Modulus of rigidity है. तो आपके पास जो Young's modulus of elasticity है, it is related with the longitudinal strain. It means आपके पास एक वायर है, इस वायर की क्या है? ओरिजिनल लेंथ कितनी है? L है, इट्स ओरिजिनल लेंथ इज L. और जब यहाँ पे आप ये डिफॉर्मिंग फोर्स F अप्लाई करते हो, इसकी लेंथ क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है. सपोज इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय व्हाट अमाउंट? डेल्टा अमाउंट के साथ इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाती है. तो उस केस में वी डिफाइंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम y के साथ डिनोट करते हैं. एंड दिस यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द longitudinal strain. It is the ratio of normal stress to the longitudinal strain. What is here? Normal stress. Normal stress क्या है यहाँ पे? F upon E है. Longitudinal strain क्या है यहाँ पे? Delta L upon capital L है. तो here Young's modulus of elasticity Y किसके बराबर है? F into capital L divided by A into delta L है. This is the Young's modulus of elasticity. अगर आपके पास ये देखिए, आपके पास longitudinal strain के कोई डायमेंशन नहीं है, तो इट मीन दैट Young's modulus of elasticity के डायमेंशन जो हैं वो नॉर्मल स्ट्रेस वाले हैं. मीन्स इसके डायमेंशन जो हैं प्रेशर वाले हैं. इसके यूनिट्स जो होंगे क्या होंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होंगे. एंड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इट इज वेरी क्लियर दैट the Young's modulus of elasticity is inversely proportional to delta L है. ऐसी वायर जिसमें एक्सटेंशन कम होगी विद द एप्लीकेशन ऑफ सेम फोर्स, उसका y की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी. इसलिए हम कहते हैं स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर. स्टील जो है रबर के कंपैरेटिवली क्या है? ज्यादा इलास्टिक है. अगर आप स्टील और रबर के ऊपर दोनों के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करते हो तो स्टील में कम एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी एज कंपेयर टू रबर. तो इसलिए हम कहते हैं स्टील का वाई ज्यादा है एज कंपेयर टू रबर. तो स्टील इज सेड टू बी मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू रबर. क्लियर? अगर सपोज कर लो कोई आपके पास ऐसी एक वायर है जो अपनी वेट के साथ ही एक्सटेंड कर जाती है, तो उस केस में अगर हम उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखना हो तो आपके पास उस केस में इसका वेट कहां पे लगेगा? इसका वेट सेंटर के ऊपर एक्ट करेगा. कितने डिस्टेंस से एक्ट करेगा? इट विल एक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल l by 2. तो यहाँ पे f की वैल्यू जो हो जाएगी mg हो जाएगी. ओरिजिनल लेंथ जहां पे आपके पास ये वेट एक्ट कर रहा है वो क्या होगा? L by 2 होगा. A into डेल्टा L आ जाएगा. तो इस केस में आपके पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या आएगा? mgl अपॉन ट्वाइस ऑफ A into डेल्टा L. और उस केस में एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर क्या आ जाएगा? mg कैपिटल L 2A into डेल्टा L आ जाएगा. और इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई d स्क्वायर बाय 4 इंटू रो इंटू g इंटू L डिवाइड बाय 2A इंटू डेल्टा L. और A आपके पास कैंसिल भी हो सकता है. तो दिस कैन बी रिटन एज रो g कैपिटल L ट्वाइस ऑफ डेल्टा L. दिस इज द Young's modulus of elasticity of a wire whose extension take place or which is elongated due to its own weight. अब क्या होता है कि आपके पास जब भी कोई वायर इलोंगेट होती है तो इट मीन्स दैट इलोंगेट होने से क्या होगा? उसमें एक डिफॉर्मिंग फोर्सेस डेवलप हो रही है, रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हो रही है. रिस्टोरिंग फोर्सेस से वो इलोंगेट हो रही है. तो इट मीन्स दैट
वो रिस्टोरिंग फोर्सेस के क्या करेंगी, उस वायर के ऊपर क्या करेंगी, वर्क करेंगी। तो वो वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हियर दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक एनर्जी। और it is the when the wire is elongated, in that case an energy stored in that elastic wire, that energy is called elastic energy। तो उस इलास्टिक एनर्जी जो है हमारे पास, कैसे इस इलास्टिक एनर्जी को हम कैलकुलेट करेंगे। दिस इलास्टिक एनर्जी इज नथिंग, दैट इज द इलास्टिक एनर्जी इज नथिंग दैट इज द वर्क डन। वर्क डन करने जो हमारे पास, इसको जीरो से सपोज कर लो स्मॉल एल लेंथ, दैट इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर। स्मॉल एल लेंथ एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने में जो वर्क डन हुआ उसी को ही हम क्या कहेंगे, इलास्टिक एनर्जी कहेंगे। तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L एफ डी एल। व्हाट इज हियर एफ, एफ क्या होगा यहाँ पे, वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इनटू डी एल। और इसे इंटीग्रेट करते हो, दिस बिकम्स हाफ वाई ए स्मॉल एल स्क्वायर बाय कैपिटल एल। सो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी क्या आ गई, हाफ वाई ए स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल। और दिस इलास्टिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एफ इंटू स्मॉल एल भी लिख सकते हैं। इट कैन बी वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल क्या है, दैट इज एफ। सो इलास्टिक एनर्जी इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू हाफ एफ इंटू स्मॉल एल आ जाएगा। तो व्हाट इज दिस एनर्जी डेंसिटी, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर वॉल्यूम। जो इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर वॉल्यूम होगी दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो इसको इसके वॉल्यूम के साथ हमारे पास डिवाइड कर दें, ए इंटू के साथ डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगी आपके पास इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, यूडी क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू वाई स्मॉल एल स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ कैपिटल एल स्क्वायर। और दिस एनर्जी डेंसिटी कैन बी रिटन एज हाफ वाई इंटू क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन स्क्वायर लिख सकते हैं। वाई क्या है आपके पास, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो दिस इलास्टिक एनर्जी कैन आल्सो बी रिटन एज हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन भी आप इसको लिख सकते हो। इलास्टिक एनर्जी को और क्या लिख सकते हो, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन भी लिखा जा सकता है। क्लियर बच्चों, याद रखो कि जब भी कोई वायर आप एक्सटेंड करते हो, डिफॉर्म करते हो, उसकी लेंथ इंक्रीज करते हो, इलोंगेट करते हो, इलास्टिक वायर की आप इलास्टिक वायर को आप इलोंगेट करोगे, इलोंगेट करने से क्या होगा, जैसे उसकी लेंथ इंक्रीज करेगी तो कोरस्पोंडेंटली वो वायर क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। मींस थिन हो जाएगी, उसका रेडियस कम हो जाएगा, मींस उस केस में उसका रेडियस भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक टर्म डिफाइन, जो फ्रैक्शन चेंज इन टर्म डिफाइन की है, जो उसका फ्रैक्शन चेंज इन रेडियस होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। जो फ्रैक्शन चेंज इन लेंथ हुई है उसे हमने क्या कॉल किया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कॉल किया है। और इस रेशियो को हम क्या कॉल करते हैं, पॉइजन्स रेशियो कॉल करते हैं। व्हाट इज दिस पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो इज सिग्मा दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन, क्या डिफाइन करेंगे, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या है ये, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। मींस दिस इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल आर। दिस इज द पॉइजन रेशियो। एंड रिमेंबर बच्चों, प्रैक्टिकली जो इसकी वैल्यू है that lies between -1 to 0.5 प्रैक्टिकली जो इसकी वैल्यू है that lies from 0 to 0.5 के बीच में लाई करती है। दिस इज द प्रैक्टिकल वैल्यू। और थ्योरेटिकल वैल्यू हम कहते हैं इट लाइज बिटवीन -1 to 0.5। -1 to 0.5 जो इसकी वैल्यू है वो थ्योरेटिकल है, और 0 to 0.5 जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, प्रैक्टिकल है। And remember, this is very very important ratio of lateral strain to the longitudinal strain, that is called Poisson's ratio। तो बच्चों, अब इस इलास्टिक वायर के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, किसके बीच में, इसके स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं
तो क्या कहा है हमने, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो स्ट्रेस है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्ट्रेन है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मींस अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ है, ये आपके पास स्ट्रेस है और ये आपके पास इधर क्या है, स्ट्रेन है। क्लियर? तो विद इन इलास्टिक लिमिट क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आती है। तो दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट जो है आपके पास दिस अप टू दिस पॉइंट जिसे हम पॉइंट P कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट? इस पॉइंट तक O से लेकर P तक व्हाट हैपेंस, जैसे ही आप स्ट्रेस इंक्रीज करते हो कॉरस्पॉन्डिंग उतनी ही स्ट्रेन इंक्रीज करती है और उस केस में स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ क्या आ रहा है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आ रहा है। मींस इस ग्राफ की स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। मींस अप टू दिस पॉइंट अगर आप स्ट्रेस रिमूव करते हो तो स्ट्रेन भी कम होती जाएगी, अगर आप स्ट्रेस जीरो कर देते हो तो कॉरस्पॉन्डिंगली स्ट्रेन भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर? सो दिस पॉइंट P इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। लेकिन इसके बाद अगर आप स्ट्रेस को इंक्रीज करते हो, व्हाट हैपेंस, स्ट्रेस इंक्रीज करने से स्ट्रेन भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इस पॉइंट P के बाद आपके पास क्या होगा, ये ग्राफ की जो शेप होगी वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो थोड़ी सी क्या होगी, कर्व होगी। तो इस पॉइंट को जहां तक ये कर्व होगी इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कॉल करते हैं। तो व्हाई इट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, क्योंकि यहां पे भी क्या होगा कि जैसे ही आप स्ट्रेस को रिमूव करते हो, आपके पास स्ट्रेस को जीरो करते हो, स्ट्रेन जीरो हो जाएगी। यहां पे इट इज शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, बट P to E it is also showing the property of elasticity, but it is not obeying the Hooke's law. Hooke's law को ये obey नहीं कर रही है, तो इसे हमने क्या कह दिया, this is called elastic limit। तो यहां तक बॉडी क्या है, अपनी प्रॉपर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो कर रही है और P पॉइंट तक इट इज ओबेइंग द, किस लॉ को ओबे कर रहा है, हुक्स लॉ को ये ओबे कर रहा है। अगर हम इसके बाद थोड़ा सा और बढ़ें तो क्या होगा कि व्हाट हैपेंस, पॉइंट E के बाद व्हाट हैपेंस कि आपके पास ये जो बॉडी है, इलास्टिक बॉडी है, पार्शियली इलास्टिक होगी, पार्शियली प्लास्टिक होगी। अप टू दिस पॉइंट, दिस इज, इस पॉइंट को हम Y कॉल करते हैं, दिस इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट तक इट इज शोइंग पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली प्लास्टिक, रीजन बीइंग कि आपके पास E से लेकर Y तक जैसे ही आप स्ट्रेस रिमूव करते हो तो कोरस्पोंडेंटली आपके पास जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन की वैल्यू जो है जीरो नहीं होगी। मींस अगर आप Y पे स्ट्रेस जीरो करते हो, ग्राफ O पर वापस नहीं आएगा, ग्राफ कहां पर वापस आएगा, O प्राइम के ऊपर वापस आएगा। मींस उस केस में इस बॉडी में ये बॉडी क्या हो जाएगी, परमानेंटली क्या हो जाएगी, डिफॉर्म्ड हो जाएगी। और हेयर O प्राइम को हमने क्या ख्याल किया है, परमानेंट एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में, दिस इज कॉल्ड परमानेंट एक्सटेंशन। O प्राइम इज द परमानेंट एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। मींस ये बॉडी क्या होगी, परमानेंटली क्या हो जाएगी, परमानेंटली क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। और Y पॉइंट के बियॉन्ड क्या है, अगर आप Y पॉइंट के बियॉन्ड क्या है, आपके पास क्या होगी, आप यू नीड नॉट बी अप्लाई टू द स्ट्रेस, अपने आप बॉडी क्या होती जाएगी, डिफॉर्म्ड होती जाएगी। और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, लेट दिस पॉइंट इज B पॉइंट, इस B पॉइंट के ऊपर क्या होगा, बॉडी अपने वेट के साथ, जैसे Y to B क्या हो रहा है, अपने वेट के साथ ही बॉडी क्या हो रही है, डिफॉर्म्ड हो रही है। और पॉइंट B के ऊपर आकर तो वो वायर क्या करेगी, ब्रेक ही कर जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड इट्स ब्रेकिंग पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट कॉल करते हैं। मींस Y से लेकर B तक का जो रीजन है दैट इज, वो इसका क्या है, प्लास्टिक बिहेवियर वाला रीजन है। और जितना ये रीजन ज्यादा होगा, Y to B जितना ही ज्यादा होगा, उतना ही इसका प्लास्टिक बिहेवियर ज्यादा होगा, उतनी ही बॉडी वो ज्यादा डक्टाइल होगी। मींस डक्टाइल होगी तो उस ऐसी बॉडीज को, दैट बॉडी, सच टाइप ऑफ बॉडीज आर यूज्ड इन मेकिंग द शीट्स और वायर बनाने के काम आती है।
अगर y से लेकर b तक का पोर्शन कम है उस केस में वो कहते हैं where that body is लेस डक्टाइल, और उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, दैट इज ए ब्रिटल बॉडी, और उस केस में उस बॉडी को दैट इज नॉट यूज फॉर मेकिंग द शीट्स, और आपके पास ये वायर बनाने के वो काम नहीं आ सकती है। ये जो ब्रिटल बॉडीज होती हैं, जैसे आपके पास ग्लास है, कास्ट आयरन है, ये क्या होती हैं, ब्रिटल बॉडीज होती हैं। मींस आप उन बॉडीज को थोड़ा सा भी आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो वो बॉडी क्या कर जाती हैं, ब्रेक कर जाती हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट आपके पास है कि व्हाट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम K के साथ डिनोट करते हैं। Bulk modulus of elasticity is defined as the ratio of normal stress to the longitude to the volumetric strain. Normal stress to the volumetric strain. Clear? Normal stress क्या होगी? That is F upon A, और volumetric strain क्या होगी? Delta V, change in volume divided by original volume, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, F अपॉन A को PV लिख सकते हैं, PV अपॉन डेल्टा V, दैट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड रिमेंबर रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड, उसे हम कंप्रेसिबिलिटी कॉल करते हैं। एंड रिमेंबर दिस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड फॉर सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस, तीनों के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं। बट द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज लार्जेस्ट फॉर सॉलिड एंड स्मॉलेस्ट फॉर गैसेज होती है, कि सॉलिड इज ग्रेटर देन कि लिक्विड इज ग्रेटर देन कि गैसेज होता है। इसको आपने याद रखना है। लेकिन कोई अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो उसके लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू जो होती है इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट आपके पास इसके पास टर्म है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम ईटा के साथ नोट करते हैं। दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस, दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शीयरिंग स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शीयरिंग स्ट्रेन, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस को T के साथ नोट कर लेते हैं और शीयरिंग स्ट्रेन को थीटा के साथ नोट कर देते हैं। सो T बाय थीटा आपके पास क्या है, दिस इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। सो बच्चों, जैसे आपको पता है कि ये मेरी सारी की सारी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, PM केयर फंड को समर्पित है। बच्चों, इस कोरोना महामारी से बचने के लिए आपने 3 Ws का ख्याल रखना है। वॉश योर हैंड्स, वियर योर मास्क एंड वॉच योर सोशल डिस्टेंस। और इन 3 Ws का ख्याल रखते हुए आपने कोरोना को हराना है और इस विश्व को जिताना है। तो बच्चों, आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है। तो इसके लिए हम शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्याम शांतिरेधि। ओम